नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफी लोगों का सवाल आया आखिर महालुंगे का फ्यूचर क्या है। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि महालुंगे का फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है और पीछे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा आखिर महालुंगे में जो हाईटेक सिटी की बात की जा रही है वो है क्या, इसमें होगा क्या, क्योंकि यही जो है काफी लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है। तो इस पर चर्चा करते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें और हमें मिलता रहे आपका प्रोत्साहन। देखिए, महालुंगे हाईटेक सिटी का जो एक तरीके से न्यू रखा गया वो 2018 नवंबर में रखा गया और 2019 आते आते इसे सैंक्शन कर लिया गया। और उस समय जो गवर्नमेंट थी, आप लोगों को पता है, देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे। अब यहाँ पे ये बात की जाती है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज जो है टाउन बनाया जाएगा 250 हेक्टेयर में। 250 हेक्टेयर यानी कि मोटा मोटा आप पकड़ के चलें 600-650 एकड़। और इसमें कुछ जो है 650 करोड़ का जो है बजट आएगा। इसमें किया क्या जाना था, इसमें कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं थे। ये टाउन प्लानिंग जो स्कीम है इसमें ये होना था कि ऐसे लोग जिनके पास 100+ एकड़ का लैंड है वो लोग ग्रुप में आए और उनका लैंड जो है गवर्नमेंट लेके उसमें प्रॉपर रोड वगैरह मैपिंग करके किस किस तरीके से रास्ते निकालेंगे, वाइड रोड्स निकालेंगे, कहाँ पे ब्रिज बनाना होगा, ये सारी चीज़ें डेवलप करके उनको 70-80% लैंड जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो यानी कि क्या होगा, जो वहां पे पूरा का पूरा लैंड पार्सल होगा वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, उनको रोड मिल जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी लोकेशन में रोड इंफ्रा अच्छा है तो उसका फ्यूचर अच्छा हो जाता है। ये एक सिंपल फार्मूला आप लोग समझ लीजिए। अगर वहां का रोड इंफ्रा जो है अच्छा नहीं है तो उसका फ्यूचर भी जो है अंधेरे में रहता है। दूसरी चीज ये रहती है उसके होने की संभावना कितनी है या ऑन ग्राउंड आपको क्या होता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीजें आपको देखें, क्योंकि आप बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं किस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं छोटा, आपके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो मार्केट है जिसके हिसाब से उसको ड्राइव किया जाता है उसके हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत छोटा है। तो आपको ही ज्यादा ध्यान देना होगा उस पर। बिल्डर आप कहेंगे नहीं, बिल्डर ने तो ये बोला था, गवर्नमेंट ने तो ये चीजें कही थी, उन सब चक्करों में मत पड़िए। आप एक छोटी मछली हैं ये समझने की कोशिश करिए। हमेशा हम लोग जो भी एक बायर हैं एक बहुत छोटी मछली हैं, इसलिए हमें जो है समझना जरूरी है कि हमें तैरना कहाँ पे है। नहीं तो कहीं भी पानी की कमी होगी और हम लोग ऑक्सीजन की कमी से मरेंगे। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जब डेवलप करके आप छोड़ेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट होने चाहिए। MIDC हो, IT कंपनीज आए, मैन्युफैक्चरिंग आए, ये सब जब होंगे तो वो ड्राइवर होगा, यानी कि उस लोकेशन में एक ड्राइवर मौजूद होगा जो पूरे लोकेशन को, उसके आसपास के लोकेशन को ड्राइव करेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वहाँ के जो प्रॉपर्टी वैल्यूज हो तेजी से ऊपर जाएंगे, वहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा होगा और भी नए नए बायर्स आते जाएंगे और नया नया डेवलपमेंट वहाँ पे होता चला जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर आप देखिए पूरे पुणे में अगर आप टाउन प्लानिंग स्कीम की बात करें, 50 साल में कौन सा ऐसा टाउन प्लानिंग स्कीम जो है सक्सेसफुल रहा है, आप देख के देखें, सर्च करके देखें, कोई भी नहीं। ऐसे टाउन प्लानिंग स्कीम बहुत सी जगह पे आए हैं। आप फुरसिंगी देख लीजिए, वहां पे जो जिस तरीके से कंजेस्टेड कंस्ट्रक्शन वो वहां पे भी टाउन प्लानिंग स्कीम है और आज से नहीं है, कई सालों से, कई दशकों से है, कहूं तो गलत नहीं है। तो यहां पे ये चीज होती है कि आप ये समझें कि देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको अनाउंस किया, बाद में MVA की भी गवर्नमेंट रही, यानी कि दोनों तरह की गवर्नमेंट रही, और उसके बावजूद भी अगर वहां पे एक्शन के रूप में देखेंगे तो सिर्फ आज तक ये हो पाया है कि जो पैच थोड़े बहुत गड़बड़ थे उसमें टिप टॉप हो गया है। अभी भी बीच बीच में काफी रोड पैचेज अगर आप देखेंगे तो वहां पे हालत खराब ही है। और इवन अगर आप महालुंगे से होके आ रहे हैं, गौठन एरिया से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आपको जो नैरो सेक्शंस हैं वो तो नैरो ही हैं, जो पहले स्थिति थी आज 4 साल बाद भी, क्योंकि 2019 में भी हमने यहाँ पे कवरेज किया। तो जो नैरो आपके पैसेजेस हैं वो कैसे वाइड होंगे, वहां पे तो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आप डिमोलिशन कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, जो नए नए रोड बनाए जा रहे हैं या फिर जिसको एक तरीके से मैप पे दिखाया जा रहा है, कुछ हद तक उसका काम होता हुआ भी दिखता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है लैंड एक्विजिशन में। पूरे पुणे के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें, खासकर रोड का, तो वो सारे रोड इसलिए अटके पड़े हैं क्योंकि वहां पे आपका लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है। 4 लोग तैयार होते हैं, 4 लोग नहीं होते हैं, फिर 4 लोगों की जो डिमांड होती है वो गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी है उसे फुलफिल नहीं कर पाते। इस चक्कर में चीजें प्रोलॉन्ग हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो हवा दिखा के बेचने का जो प्राविधान बन गया है कि लोगों को चीजें जो है इमेजिन करवाओ। ये इमेजिन करवाना क्या, हम लोग बहुत अच्छा इमेजिन करते हैं, ऐसा होगा, ये चीजें बन जाएंगी, रोड इंफ्रा होगा, IT कंपनीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगा, हमारे रेट तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। पर रियलिटी में होता क्या है, आप जरा ऐसे लोकेशन में जरूर विजिट किया करिए कि जहां पे ये सारी सुविधाएं मौजूद है वहां की स्थिति क्या है। तो जहां वहां पे जो स्थिति होगी वही आपका एक पैमाना होना चाहिए कि यही स्टैंडर्ड में यहां पे चीजें हो सकती हैं। ऐसा कहीं ना हो जाए कि आप इमेजिनेशन में कुछ बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे होंगे तो उतने होने की संभावनाएं भी थोड़ी कम रहेंगी।
ये हमें समझना होगा एक चीज। अब दूसरी चीज आप ये समझिए कि जहां पे आप लोग खरीद रहे हैं उसके आसपास और क्या है। जैसे मैं खासकर महालुंगे की बात कर दूं यहाँ पे, अब महालुंगे से जो एक ब्रिज पूरा पहले से बना हुआ था वो कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो गई, जहां से आप सीधा मान की तरफ आ सकते हैं। वहां पे भी अभी एक बीच में एक पैसेज है, उसका काम, वहां पे ब्रिज का काम चालू, वो बन जाने से एकदम आप डायरेक्ट जो है मान में आ जाएंगे। अगर आप इन्फोसिस सर्कल की बात कर लीजिए तो आपका जो जहां पे ब्रिज बना हुआ है वहां से शुरुआत से देखें तो 3.5 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वही अगर आप जो है हिंजोड़ी फेज 3 की तरफ जा रहे हैं तो वो 6 किलोमीटर प्लस का डिस्टेंस बन जाता है वहां से। अगर आप हाईवे का डिस्टेंस देखें तो वो 3.5 से 4 किलोमीटर का है। यानी कि ये जो लोकेशन है, यहां से अगर मैं हिंजोड़ी फेज 1 के इन्फोसिस सर्कल की बात करूं तो वो 3.5 से 4 किलोमीटर, और जो आपका मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे है वो 3.5 से 4 किलोमीटर। अब अगर आप मान की तरफ आगे बढ़ें तो मान में आप देखेंगे तमाम लैंड पार्सल खाली पड़े हैं। जो मान का जो आपका गांवठान एरिया है वहां पे जो थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसके आसपास आप देखें सैकड़ों एकड़ की जमीनें खाली पड़ी हैं। हिंजोड़ी फेज 10 तक की बात हो गई है। अभी ग्राउंड पे क्या है आप देखें तो ढंग से फेज 1, फेज 2, फेज 3 डेवलप नहीं है। यानी अब इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप समझिए कि इन जो फेजेस में डेवलपमेंट हो रहा है इनके बीच में जो सैंडविच लैंड है और महाडुंगे से लेके ये हिंजोड़ी फेज 1 के बीच में जो मान का हिस्सा है वहां पे तो अभी तमाम जो है डेवलपमेंट होने हैं। तो वहां पे अगर लगातार सप्लाई ऐड हो रही है तो आपका महाडुंगे में कौन से लोग जाएंगे रेंट पे लेने। मान लीजिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहा है तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हिंजोड़ी फेज 1 में, हिंजोड़ी फेज 2 में या फेज 3 में, वही लोग चाहेंगे कि मैं इधर जाऊं। जब वो लोग, आप ये समझिए कि महाडुंगे की तरफ आएंगे तो उनके साथ समस्या क्या है कि वो सस्ते में ही ढूंढेंगे, क्योंकि और भी नई नई सप्लाई तो ऐड होती जा रही है मान में ही। अगर उनको महंगे में खरीदना ही होगा या महंगे में रेंट देना होगा तो वो वहां रहना चाहेंगे। तो अगर उनको यहाँ बहुत सस्ते में जो है रेंट पे मिलती है चीजें तो वो वहां पे रेंट पे रहना चाहेंगे, या प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रही है तो लोग खरीदना चाहेंगे। जो लोग अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के रूप में आ चुके हैं उनको रीसेल में। हाँ, ये जरूर है कि जेनरिक रूप में जो आपका एक अप्रिसिएशन चल रहा है, पूरा पुणे मार्केट जो है कहीं ना कहीं, जैसे हमने आपको केस स्टडी के वीडियोज में भी दिखाया कि वो अप ट्रेंड है, तो चल ही रहे हैं। जो आपके टॉप लोकेशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस पेस में तो चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक जो है सपना दिखा के, एक फ्यूचर दिखा के चीजें बेच दी जा रही हैं। लेकिन मेन सिचुएशन कब आएगी, जब आपको पोजीशन मिल चुके होंगे, सप्लाई ऐड हो चुकी होंगी, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अब वो सप्लाई ऐड हो गई, अब मेन टास्क क्या है, जो इन्वेस्टर है वो रेंट आउट करना चाहेंगे या फिर रीसेल करना चाहेंगे, जो एंड यूजर है वो रहना चाहेंगे। अब जो एंड यूजर है उनके लिए भी ट्रेवल करना ही है उनको, और जो रेंट पे लेना चाह रहे हैं वो सस्ता मिलेगा तो ही आएंगे। अगर उनको महंगा ही दिया जाएगा यहाँ तो फिर वो तो आपके हिंजोड़ी फेज 1, फेज 2, फेज 3 या फिर मान में ही रह लेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक यहाँ पे कोई ड्राइवर ऐड नहीं होता है, कोई आईटी कंपनीज नहीं आती हैं, तब तक जो है यहाँ के लोकेशन को वो जो जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो चीजें होने वाली नहीं है, दिखती नहीं है। क्योंकि जो आप किसी भी चीज का फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि पास्ट में चीजें किस किस तरीके से हुई हैं। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन हो, वहां पे इंफ्रा डेवलपमेंट दिखे, उसके बाद कुछ नए ड्राइवर्स आए, कुछ नई चीजें कंस्ट्रक्ट हो, जॉब वहां पे क्रिएट हो, तब जाके उसको पुश मिलेगा। और अभी अगर आप ग्राउंड पे देखें तो 4 सालों में इनमें से सिर्फ अगर कुछ हुआ है तो रोड का टिप टॉप हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं। तो अगर ये 4 साल में सिर्फ इतना हुआ है तो अब आप इमेजिन करिए कि आने वाले सालों में क्या होने वाला है। अगर आप यहां के प्राइस को कंपेयर करेंगे रावेत से, आप पुनवले से जो है कंपेयर करेंगे, तो फिर तो वो बेटर लगता है। अब इसके पीछे कहने के पीछे कारण क्या है, मान लीजिए कई लोग कहेंगे भाई मान में तो बहुत महंगा है, पर इतना डिफरेंस नहीं है। अब मान में अगर महंगा है तो रावेत और पुनवले क्यों, क्योंकि वहां से आपका पिंपरी चिंचवड भी नजदीक हो जाता है, जो आपका नॉर्थ पुणे है वो नजदीक हो गया, प्लस आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई। और जो आपका मेट्रो का डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी चीज वो कहां से हो रहा है, वहां वो आप जो है मेगापोलिस सर्कल से देखिए तो फेज 3 से फेज 2 की तरफ फेज 1 होते हुए भुजबल चौक पे आता है, और भुजबल चौक से वो हाईवे के सहारे ही एक तरीके से बालेवाड़ी बानेर की तरफ आ रहा है। और आपका स्टेडियम जो है महाडुंगे का, जो श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां से सामने से होता हुआ वो बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट के सामने से बानेर रोड पे होते हुए यूनिवर्सिटी सर्कल पे आएगा, जहां पे हमने जो है वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए कि वहां पे डबल डेकर ब्रिज बनना है, और वो चीजें अटकी हुई थी। अभी कहीं ना कहीं कुछ फंड उस पर एलोकेट हुए हैं और संभावना है कि वो बन जाएगा। तो वहां से सीधा आप जो है पुणे सेंटर की तरफ और फिर पुणे ईस्ट की तरफ आ सकते हैं। तो बाकी लोग भी ये चाहेंगे, जिस तरीके से ट्रैफिक की सिचुएशन वर्स होती जा रही है, ट्रैफिक
ऐड होता जा रहा है, व्हीकल्स ऐड होते जा रहे हैं, पर जो नए रोड के वाइडनिंग की बात हो, नए रोड बनने की बात हो, वो उस पेस पे नहीं बन पा रहा है। रिंग रोड काफी लंबे समय से अटका पड़ा है। हिंजोड़ी फेज 10 तक की बात हो चुकी है, फेज 3 भी अभी ढंग से डेवलप नहीं हुआ है। फेज 3 कहने का मतलब फेज 1 2 3, ये अगर आप पूरा इंक्लूसिव वे में देखें तो ये भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाया है। तो आप इस अंदाजे से, इस एक विजन के साथ ही किसी लोकेशन में आप पैसा लगाएं। हाँ, अगर आप पैसा अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं तो दिल खोल के लगाइए। अगर आपका उससे कोई लगाव है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा आरओआई कमा लूंगा, मैं यहां पे रह लूंगा बड़ी ही सहूलियत के साथ, सारे इंफ्रा सारी चीजें मौजूद रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ये सोच मुझे जो है वर्कआउट होते हुए नहीं दिख रही है, खासकर जिस हिसाब से पिछले कुछ समय से ये पेस में काम चले हैं। तो आप ये समझें कि आपके पास पैसा क्या है, आपका उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी हिसाब से लगाएं। फ्यूचर अभी के हिसाब से यही लग रहा है कि जब तक यहाँ पे एटलीस्ट रोड इंफ्रा नहीं बन जाता है, कुछ नई कंपनीज यहाँ पे अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा देती हैं, कुछ एनवायरमेंट क्लियरेंसेज वगैरह नहीं आ जाते हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनेंगे, तब तक बहुत ज़्यादा इस पे ये लेके चलना, बहुत ज़्यादा आपको ऑप्टिमिस्टिक होना, वो ठीक नज़र नहीं आता है। क्योंकि आसपास तमाम लैंड पार्सल खाली पड़े हैं और हमेशा कोई भी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी को तवज्जो देना होगा। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। आप किस लोकेशन के बारे में, उसके किस फ्यूचर के बारे में समझना चाह रहे हैं, आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट पे लिख के बताएं, जिससे आपके जरिए हमें भी पता चले आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, और कुछ नई चीजें हैं तो वो भी आप तक वीडियो के फॉर्मेट में लाने की कोशिश रहेगी। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।